आपने बताया कि ठेले वाला ठेले का ही काम कर रहा है, क्यों? जन्मजात पिछले 50, 100, 200 सालों से ठेले का ही काम करेगा क्या? कि बिजनेस में नहीं आएगा क्या वो? उसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुसलमानों के मोहल्लों में एटीएम नहीं है, मुसलमानों के मोहल्लों में बैंक नहीं है, मुसलमानों को लोन नहीं दिया जाता है। कितनी भी योजनाएं आप ऑडिट करा के देख लीजिए। इस वक्त हम लोग इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर हैं, जो कि लोधी रोड पर है। और यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है फाइनेंस को लेकर, और बहुसंख्यक आबादी को मेन स्ट्रीम जो मार्केट है, मेन स्ट्रीम जो बिजनेस है, उससे कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च आई है जो ये दिखाती है कि SC ST OBC के लोग मेन स्ट्रीम बिजनेस में नहीं हैं, या बैंकों से बड़े लोन भी लेने में उनका नाम नहीं है। बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं, लेकिन इकोनॉमिक तरक्की अभी भी उनकी जहाँ है वहीं रुकी हुई है। और MSME जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ के लोगों के लिए भी जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से वो ठेला ही लगा रहे हैं, या कोई चाय लगा रहा है तो अगली पीढ़ी भी बगल में एक और दुकान खोल ले रही है। उनका उस हिसाब से तरक्की नहीं हो रहा है जिस तरह से बड़े बिजनेसमैन करते हैं कि इस बार पिताजी ने एक कंपनी खोली तो बेटा आते आते 5 कंपनी हो गई। इस टाइप का नहीं ग्रोथ हो पा रहा है। मतलब वो खा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और अगली पीढ़ी फिर उसी से खा रही है, उसकी ज़रूरत पूरी हुई, तरक्की नहीं है। उसके लिए ये लोग कुछ उपाय निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या निकाल रहे हैं, बातचीत करते हैं। क्या क्या उपाय करेंगे ऐसे लोगों के लिए। हाँ जी, नमस्कार। मैं मनोज कुमार, SBCCI समृद्ध भारत ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। स्पेशली इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि किस तरह से हम जो पिछड़ित, वंचित, दलित जो समाज है उसको किस तरह से देश की फिनांस में हिस्सेदारी दिलवा सकते हैं, कैसे वो हिस्सेदारी पाए, चाहे वो सरकारी नीतियां हो, चाहे वो सरकार की स्कीम हो, उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह से इस समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आता है। क्योंकि मैं एक बात आपको और समरूप ढंग से बता देना चाहता हूँ कि जो पूरे देश में फिल्माया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कारपोरेट भरता है, सबसे ज़्यादा टैक्स कॉरपोरेट भरता है। मैं ये कहता हूं कि कॉरपोरेट सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स तो एंड यूजर भरता है। और एंड यूजर कौन है? हम बहुसंख्यक एंड यूजर है। कोई भी 10,000 कमाने वाला आदमी ऑन एन एवरेज 3 से 3,500 रुपये टैक्स भर रहा है, और कॉरपोरेट नाम कमा लेता है कि टैक्स हम भर रहे हैं। टैक्स भरने का काम हम करते हैं, वो सिर्फ कलेक्ट करता है। कलेक्ट में भी कटौती कर देता है, सरकार को पूरा देता नहीं, उसमें भी घपला कर देता है। एग्जाम्पल देके समझाइए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने GST लिया, मान लीजिए मैंने 5 रुपए का बिस्किट हाँ, खरीदा। मैंने 5 बैग का बिस्किट लिया, 100 रुपये कीमत है उसकी, उस पर मैंने 28% टैक्स दे दिया। जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, जो भी है, वो टैक्स सारे किसने भरे? कंज्यूमर ने। और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? कौन है कंज्यूमर? बहुसंख्यक है, हम है कंज्यूमर। तो टैक्स किसने पे किया? हमने किया। तो हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए? जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल एड्स हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं, लोन्स हैं, ये पैसा किस में बंटना चाहिए? बहुसंख्यक में बंटना चाहिए। ये हो नहीं रहा है। जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो टैक्स को पूरा नहीं भरते, उन्हीं को ही वापस वो फायदे दे दिए जाते हैं। तो ये इस मंच पर हम लोग किस तरह से लोग समृद्ध हों, किस तरह से उनको फाइनेंशियल में हिस्सेदारी मिले, क्योंकि ज़्यादा टैक्स हम ही भर रहे हैं तो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आई थिंक मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपका पॉइंट ये है कि जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, आम जनता टैक्स पे कर रही है, बिल्कुल। फिर वो कलेक्ट कर रहा है उद्योगपति, हाँ। सरकार के पास जा रहा है, तो टैक्स में जो रिलैक्सेशन मिलता है या उसकी वजह से जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सिर्फ उद्योगपति को मिलते हैं, कंज्यूमर को नहीं मिलते। कंज्यूमर को नहीं मिलते हैं, यही है वो पॉइंट कंज्यूमर आपका। को मिलनी चाहिए। हाँ। और उनको आगे उद्योगपति बनाने का रास्ता भी निकालना है। जैसे आपने बताया कि ठेले वाला ठेले का ही काम कर रहा है, क्यों? जन्मजात पिछले 50, 100, 200 सालों से ठेले का ही काम करेगा क्या? कि
कि बिजनेस में नहीं आएगा क्या वो, उसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी रास्ते दिखाने चाहिए। उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हमारा SBCCI ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट से हम ये शेयर ले सकते हैं, उस शेयर के ऊपर काम चल रहा है। और गवर्नमेंट से हमारी पुरजोर डिमांड है कि जितने भी इस तरह के कोई भी एजेंडा लाए जाएं जो हमारे समाज के फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर हैं, तो उसमें हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि असली प्रॉब्लम जो समाज की है वो हमें पता है कि किन लोगों को शामिल करना है और कितना शेयर हमें चाहिए। मोदी गवर्नमेंट एक योजना लाई थी, स्टैंड अप इंडिया, जिसके जरिए ये था कि देश के जितने भी हैं, नहीं स्टैंड अप इंडिया, देश के जितने भी बैंक हैं, जितने ब्रांच हैं उन बैंकों के, उन सारे ब्रांच से, हर एक ब्रांच से एक ऐसी उद्यमी को जो एंटरप्रेन्योर हो उसको लोन देने की बात की गई थी। हालांकि उसकी पोजीशन अभी क्या है ये पता नहीं चला, लेकिन नतीजा तो हमारे सामने, अगर उस हिसाब से हमको चला जाना चाहिए तो अभी इस देश में 1.5 लाख कम से कम नए उद्योगपति होने चाहिए थे SC समाज से, लेकिन वो नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप लोग कैसे करेंगे कि सरकार योजना बना रही फिर भी उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि सरकार ने एक योजना बनाई स्टैंड अप इंडिया, और उसकी धरती पे क्या पोजीशन है, ग्राउंड जीरो पर क्या पोजीशन है, उसके बारे में आपने कहा आपको खुद नहीं पता। इस तरह के मैं कम से कम 200-400 एग्जाम्पल आपको दे दूं जो योजनाएं बनी धरती पर, बहुत सारी आई नहीं, और आई भी तो पता नहीं लगी, और दिया भी तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया। यहाँ तक के हाँ, यहाँ तक के यह है कि टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा चर्चा किए गए कि साहब इनकी आय दुगनी हो गई, और जब आप ही लोगों ने, पत्रकारों ने जब नीचे जाकर खंगाला तो पता लगा उसको कुछ पता ही नहीं बेचारी को, सब कुछ झूठ। कहने का मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ कि सरकार के जितने ऐलान हैं वो सारे झूठे। सरकार के पास कोई ऑडिट नहीं है ग्राउंड का कि अब उसकी जो योजनाएं बन रही हैं वो कोई ऑडिट नहीं है कि वो कितनी सफल हो रही हैं, कितनी नासफल हो रही हैं। और सरकार ग्राउंड जीरो के ऑडिट से हमेशा कतराती रही है। आज तक हमारी डिमांड रही है कि आप फाइनेंस की भी, आप अपनी जितनी योजनाएं बनाते हैं इसकी ग्राउंड जीरो ऑडिट कराइए आप। तो इस तरह की हालत में जीते रहना, लगातार अपने समाज को नीचे जाते रह के देखते रहना, तो ये तो बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इसी को ये जो सबकी हमारा शुरू हुआ है वो इसी को तोड़ने के लिए शुरू हुआ है कि हम सिर्फ 5 किलो चावल 5 किलो चना लेने वाले ना बने, बल्कि हम उस लेवल पर आएँ। जैसे भाई ने कहा हमारे कि टैक्स पेयर्स तो हमें, असल में तो हम देते हैं ना, पहली बार हम दे देते हैं, उसके बाद तो फिर बंदर मार चलता रहता है, इधर से इधर, इधर से गया, उधर से गया, उधर से गया, उधर से गया, और फाइनली जिस कंपनी ने दिया साहब कि उन्होंने इतना करोड़ का टैक्स दिया और वो इतनी बड़ी कंपनी है। अरे हम कहाँ हैं, वहीं ठगे के ठगे हैं। इसके ज़रिए एक बात और बता दूं, मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमानों की फाइनेंशियल हालत तो आप समझिए, ऑडिट कराएंगे क्या कराएंगे, आज तक कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के मोहल्लों में ATM नहीं है, मुसलमानों के मोहल्लों में बैंक नहीं है, मुसलमानों को लोन नहीं दिया जाता है। कितनी भी योजनाएं आप ऑडिट करा के देख लीजिए कितना % मुसलमानों को मिला। ये सब कहने वाली बातें, सबका साथ सबका विकास, सब झूठ है। लिहाजा ये समृद्ध भारत से जुड़ करके हमारी ये उम्मीद है कि मुसलमान भाइयों से हमारी अपील है कि वो आएँ, इसके अंदर जुड़ें इससे, और एक कॉन्फिडेंस जताएँ वो, और उसमें देखें कि साहब देखिए हमें कितना इसमें सब कुछ सब मिल रहा है। तो उनकी जो छोटी छोटी ग्रोथ हैं और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, बेसिकली एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है उस छोटे से आदमी की जो एक 5-6 हज़ार रुपये के ठेले में भी पूरी ज़िंदगी अपना घर चलाता है, अपने बच्चों की शादी कर लेता है, अपना मकान भी बना लेता है, और सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलता भी है। अभी हिंदुआ वाहिनी की कोई नेत्री है, उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं इन्होंने फल के व्यापार पे इकलौता कब्जा जमाया हुआ है, इन्होंने पूरे देश के मार्केट को हाईजैक कर लिया है, हिंदुओं को फल के मार्केट में आना चाहिए ताकि मुसलमानों से ये सारी चीज़ें छूटें। हाँ भाई साहब, कैमरा लाइए इधर को आप देखिए साहब, मैं बताऊँ आपको, मुसलमानों ने अगर फल की इंडस्ट्री पे कब्जा जमाया है, मैं उस बुद्धि और बेचारी बहन से कहना चाहूँगा, मुसलमानों ने कम से कम करीब 800-900 साल यहाँ हुकूमत की है, पूरे हिंदुस्तान पे ही कब्जा था उनका। लिहाजा ये कब्जे वाली बात गलत है। यहाँ हुकूमतें चलाई गई हैं और इंसाफ के साथ चलाई गई हैं। आज भी अगर हम कुछ काम कर रहे हैं हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, तुम क्या करोगे? ठीक है, जितने भी जो सेफरन माइंडेड लोग हैं उनको मेरा चैलेंज है कि उनको हवा बंद करनी है तो हवा बंद कर लें, पानी बंद करना है तो पानी बंद कर लें, इकोनॉमी बंद करना है तो इकोनॉमी बंद कर लें। जिस ईश्वर का पर वो विश्वास रखते हैं उस पर ही हमारा विश्वास है कि हमको खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमको देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह अगर देना चाहे तो किसी के बाप में ताकत नहीं कि रोक ले हमसे। लेकिन हरिद्वार में एक संसद हुआ था और वहाँ एक मुसलमानों को सीधे मारने की अपील हुई और एक संत द्वारा ये किया गया। इस पर मुसलमान इस पर क्या करता है? हालांकि ये
बिल्कुल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। अगर किसी समुदाय को, पूरे समुदाय को आप सिर्फ सुरक्षा के डर से डरा के रखेंगे तो उसकी सामाजिक और इकोनॉमिक तरक्की कैसे होगी? मुसलमान हमेशा सुरक्षा के ही सवाल से जूझ रहा है, इसलिए ये बात होना जरूरी है। इसलिए मेरा कहना ये है, सिर्फ मेरा कहना ये है, ये जो लोग जिन्होंने ऐसी डिमांड की है वो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है। तो बाकी हमारे वो सारे भाई, मुसलमान हो या अपने आप को हिंदू कहने वाले हों, वो ये समझ लें इस बात को कि ये 1-आधे% वाले लोग ही हुकूमत कर रहे हैं 70 साल से, और ये आपको फिर इस बार इस तरह की आवाज़ उठा के फिर से लड़ाना चाहते हैं मुसलमानों को। लिहाजा मुसलमान आपके दुश्मन नहीं, मुसलमान आपके भाई हैं, और जो लोग भी लड़ने मारने पे आमादा हैं, अगर उनको इतना ही शौक़ है, वो जितने धर्म संसद वाले थे वो सारे निकल के आ जाएं और शुरू कर दें मारकाट। बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहें, कुछ भी नहीं है उनके पास। आप लोगों को वर्गलाना है, आपकी नई नस्ल को वर्गलाना है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमान ना तो कभी लड़ने के लिए आया, ना इनके उकसावे में आएगा, और ना आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इनके उकसावे में मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल उकसाने की कोशिश है। इलेक्शन से रिलेटेड मामला है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, मुसलमान तो उकसाएगा है नहीं, वो अपने ही लोगों को उकसाना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब इस वक्त एक अपर जाति को लेकर के छोड़ दीजिए आप 5-10%, बाकी सारे लोग समझे हुए हैं। SC ST OBC के लोग सब समझे हुए हैं कि ये सिर्फ मिथ्या है और ये एक चाल है। फिर लड़वाएंगे उन्हीं को, SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों से, लेकिन हुकूमत फिर भी वही करेंगे। तो क्या फ़ायदा इस सब लड़ाइयों से? ये है, मतलब लड़ाई कोई और करेगा, राजा कोई और बनेगा। जी जी जी, तो खैर इस बात को, टॉपिक को चेंज करते हैं और इस पे आते हैं। एक बात बताइए, एक ऐसे समाज की आप लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसे समाज को आप लोग आगे ऊपर ले आने की बात कर रहे हैं, बैंक से लोन दिलवाने की बात कर रहे हैं, जिस समाज का FIR तक दर्ज नहीं होता, उसको आंदोलन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, तब FIR लिखी जाती है, बैंक उसको लोन कैसे दे देगा? नहीं, देखिए ये एक नेक्सस है, आप कह सकते हैं कि ये एक नेक्सस है, और गवर्नमेंट ने जितनी योजनाएं लागू की है वो बेसिकली यही नेक्सस फेल कर देता है। कैसे करता है, उसकी एक हायरार्की डेवलप है। आप नीचे से देखना शुरू करेंगे तो मान लीजिए मैनेजर आपका नहीं है तो आप एप्लीकेशन ले जाएंगे तो 1000 कमी निकाल देगा, कह देगा आप घर जाइए। जैसे थानेदार आपका नहीं हो, वो FIR नहीं लिखता, वैसे मैनेजर आपका नहीं हो, आपको बैंक लोन नहीं देता है। तो ये जो सबकी है वो इसी का तोड़ निकालने का एक तरीका है। तरीका इस रूप में कि जो सामान्य आदमी FIR लिखवाने जाता है उसको बहुत सारी पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता। वो अगर कानूनन पुख्ता हो, मजबूत हो, तो इनकी औकात नहीं FIR ना लिखें, लेकिन वो कानूनन मजबूत नहीं है। वो कई बार पावर से लिखवाना चाहता है, कई बार दबाव डाल के लिखवाना चाहता है, कई बार जो लिखवाना चाहता है उसको पता नहीं लिखा क्या गया। तो सबकी जो है इस मामले में गाइडेंस देती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करिए, आप कानून जानिए, कितनी स्कीम आपके लिए आई, किस लेवल की आई, कितने पैसे की आई, इस सारी की सूचना होगी आपके पास। आप उसके बाद जब बैंक में जाएंगे तो बैंक जवाबदेह होगा। और थोड़ा तो सब डरते हैं, ऐसा नहीं है, कितना भी तुन्ने खां हो, अगर नौकरी दाव पे लग जाए तो डरता है, लेकिन नौकरी दाव पे लगाने वाला बहुसंख्यक पैदा हो, ये काम सबकी करेगा। आप हेल्प करेंगे ऐसे लोगों की? बिल्कुल हेल्प करेंगे, सिर्फ जाके लें, लोन दिलवाने में नहीं, उनको सिखाने में, उनको ट्रेंड करने में, उनको मार्केट में चैनलाइज करने में, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने में। और अभी आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि इतनी सारी स्कीमें हैं वो हमें नहीं मिलती हैं या बहुसंख्यक समाज को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज बहुत सारी स्कीम के बारे में जानता नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस कर दी, ठीक है, स्कीम गाँव तक पहुँची, नहीं पहुँची, वहाँ का आदमी उसको लेकर के कोई बात ही नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो कभी धर्म में उलझा हुआ है, कभी कांवड़ ढोने में उलझा हुआ है, कभी कहीं और उलझा हुआ है। जागरूकता का अभाव है बेशक। जागरूकता जो है फैलाने का काम सबकी चैम्बर ऑफ जो ये कॉमर्स है वो ये करेगा। कहाँ से इतने बड़े से बिल्डिंग में AC में बैठ के यहाँ से जागरूकता फैलाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए इसके अभी जो है ये शुरुआत हुई है, लगभग 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में हमारी अचीवमेंट ठीक ठाक है। जैसे हमने अभी पटना चैम्बर एक खोला है, एक लखनऊ खोला है, दूसरा भोपाल की तैयारी है, गुजरात की तैयारी है। हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, दूसरा ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये बहुसंख्यक समाज का है, बहुसंख्यक समाज इसे फैला रहा है। अभी जो लोग यहाँ आए हैं वो अलग अलग राज्यों के भी लोग हैं, सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं, इसमें 3-4 राज्य के बाहर के लोग आए हैं, 5-7 संगठनों के लोग हैं, नहीं काफ़ी आम लोग हैं। हमको लगता है कि कुछ आप कोट टाई वालों को देख के ही सोच रहे खाली, ये कोट टाई वाले लोग टाई वाले लोग ही ज़्यादा थे इसमें। कोट टाई वाले आयोजक हैं, कोट टाई वाले मार्गदर्शक हैं, कोट टाई वाले वो हैं जो पढ़ लिए, जो जान गए, जो इस सूचना को कन्वे करने का काम कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे कि नहीं आप लोग? गांव के किसी अंतिम व्यक्ति जिसका झोपड़ी का घर है, उसके तक कब पहुंचेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये कलम की लड़ाई है। अभी इस देश में 2 तरह की लड़ाई पहले से होती आ रही है। अभी तक क्या जो हमारा समाज है वो कलम की लड़ाई
को मजबूत नहीं कर पाया है। तो ये कलम की लड़ाई है। कलम की लड़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब लिख दें, शेर व शायरी कर दें, ये कलम की लड़ाई नहीं है। कलम की लड़ाई ये है कि आप जागरूकता फैलाएं। आप फेसबुक पे, आप पोस्टर के माध्यम से, आप ऐसा सेमिनार कर करके आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो ये कलम की लड़ाई है। और इस देश में एक सरकार जो केंद्र में बैठी है, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया इस देश में कि इस देश में अगर आपको इस नफ़रत के माहौल को बदलना है तो आपको कलम की लड़ाई तेज़ी बहुत ताकतवर तरीके से लड़नी पड़ेगी। अभी उन्होंने धर्म संसद किया, क्या क्या बातें हुई आपको पता है उसके बारे में, हम उसके बाद में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम तो यहाँ पर एक बिज़नेस के प्रोग्राम लेकर के आए हैं, सबकी का प्रोग्राम चल रहा है, जिस बार भी आपने पूछा कि भी ये बैंक FIR नहीं होता है FIR। और अभी FIR के अभी पीछे अभी एक परसों ही मेरी बात हुई कि राजस्थान में एक समाज ने घी का, दलित समाज था, उसने घी का खाना खिला दिया तो दूसरे लोग उसको मारने के लिए आ गए कि तुम घी का खाना कैसे खिलवा सकते हो। तो अभी इस देश में इतना भेदभाव है, इतना ज़्यादा विषमता है, इतनी इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को बराबरी पर लाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। आप इसको समझें। प्रयास ये आपका बड़े बड़े सेमिनार छोड़कर गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति तक, सबसे गरीब व्यक्ति तक, सबसे कमजोर व्यक्ति तक कब पहुंचेगा? जैसे अभी हमने बातचीत कर रहे थे आपसे, ठेले वाला कहाँ है? गांव में भी है और शहर में भी है। सबसे अंतिम व्यक्ति वही होएगा, मजदूर होएगा, बिना खेती वाला मजदूर होगा। उस तक ये मुहिम लेके जानी है हमें। उसको हम अनपढ़ आदमी को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, जो 8वीं फेल है, 10वीं फेल है या स्कूल ही नहीं गया। बिजनेस हर आदमी की रग रग में है, बशर्ते कि उसको रास्ता दिखाना है, उसको काम पे लेकर आना है। हर आदमी बिजनेस कर सकता है। मेरा एक सवाल सुनिएगा आप लोग, एक सवाल मेरा सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस देश में खेती विहीन मजदूर हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गांव जाइए, गांव में एक कॉर्नर होगा जिसपे गांव की 80% आबादी रहती है, 10% क्षेत्रफल पे वो गांव खेतिहर मजदूरों का है। गांव के 80% आबादी पे 20% लोग रहते हैं जो जमींदार लोग हैं। बिल्कुल। उसका एक ही स्किल है खेत में काम करना। उसने मजदूरी किया है, खेत में काम किया, नरेगा में काम किया है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो वहाँ से उसकी डिपेंडेंसी हटे? उसकी स्किल सिर्फ खेती करना है। क्या आप उसे खेत देंगे? फार्मिंग सिखाएंगे? क्या करेंगे उसके लिए? इस तरह के जो लोग हैं जिनको हाथ का काम तो आता है, जो आदमी खेत में हल चलाना सीख गया, जो गोड़ी करना सीख गया, खतपार फसल काटना सीख गया, इसका मतलब क्या है? उसको हाथ के काम आते हैं। कोई भी हम हाथ का काम उसको सिखाएंगे और बिजनेस में लेके जाएंगे और ये जो IT रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाएंगे, उसके साथ अटैच होकर हमारी इतनी ऐप्स आ रही हैं, उन ऐप में हम उन चीज़ों को डालेंगे तो एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी हम बड़ा बिजनेसमैन रिप्रेजेंट कर देंगे और वो हो जाएगा। साथ में हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग से वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप देखते हैं गूगल ऐड करता है ना कि गूगल के सहारे एक छोटी सी व्यक्ति, कोई लेडी महिला किसी गांव देहात में दूध में रहती थी, वो थैला बना रही है, कागज़ का कोई लिफाफा बना रही है, उसको बनाकर ही उसने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया। तो ऐसे हमारे पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का साथ हम ले रहे हैं। इन सबको एक साथ लेकर हम जो गांव में जो लास्ट पायदान पे जो आदमी है उसको हम फर्स्ट पायदान पे ले आएंगे कुछ सालों में। चलिए, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएं। और अगर आपकी संस्था से, अगर आपकी संस्था से जितना आप कह रहे हैं, जितना आप दावा कर रहे हैं, उसका अगर आप लोगों ने 1% भी काम कर लिया तो देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। उतना ही पूरा करेंगे। चलिए, तब तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।